तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है ओंकोलॉजी। ठीक है, ओंकोलॉजी के अंदर हमने मैनेजमेंट के अंदर अभी तक पढ़ लिया। हमने रेडियोथेरेपी हमने पढ़ लिया, सर्जरी हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कीमोथेरेपी। ठीक है, कि कीमोथेरेपी क्या होता है। देखो, कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले आपने बीएससी नर्सिंग के अंदर एक सेल डिवीजन का साइकिल पढ़ा होगा कि जो सेल होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा होगा कि देखो, एक फेज होता है ग्रोथ फेज, एक फेज और होता है उसके अंदर भी ग्रोथ होती है, फिर सेल का माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो ये एक साइकिल था जो सेल के अंदर डिवाइड होने के लिए चलता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा ड्यूरिंग नर्सिंग। ठीक है, बस आपको इतना ही याद करना है। देखो, 4 फेज होते हैं, 2 फेज के अंदर ग्रोथ होते हैं, एम फेज के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, एस के अंदर यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक डीएनए सिंथेसिस, और यहाँ पे क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, इस साइकिल का यहाँ पे थोड़ा सा काम है, बस अपने को इतना ही देखना है। ठीक है, एक जगह डिवीजन हो रही है, 2 जगह ग्रोथ हो रही है। G2 का मतलब ग्रोथ, G1 का मतलब भी ग्रोथ। ठीक है, ये सारी चीजें होती है कीमोथेरेपी में। ठीक है, अब कीमोथेरेपी के अंदर कुछ नर्सिंग पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखनी जरूरी है। ठीक है, तो देखो, किसी भी पेशेंट की कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। जैसे सबसे पहले कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है, उससे पहले अपने को पेशेंट का बेसलाइन डाटा कलेक्शन करना है। ठीक है, बेसलाइन डाटा कलेक्शन मतलब पेशेंट का वेट, ठीक है, पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया, पेशेंट के वाइटल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, बीपी, सैचुरेशन, पेशेंट के ब्लड वैल्यूज, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, इलेक्ट्रोलाइट्स, सभी की सभी पेशेंट की बेसलाइन डाटा अपने को कलेक्ट कर लेनी है। इसका फायदा क्या है, जब हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे तो हम कंपेयर करके देखेंगे कि बेसलाइन डाटा के साथ क्या चीज चेंज हुई है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, कई पेशेंट्स का ना रेस्टिंग हार्ट रेट नॉर्मली 50 तक होता है, 50 तक हार्ट रेट होता है, लेकिन अगर हम कीमोथेरेपी बगैर ये चेक करे दे दें तो पेशेंट का नॉर्मली बेसलाइन डाटा 50 है तो 50 ही आएगा। तो हमारे को ऐसा लगेगा कि ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो गया। लेकिन अगर हमारे बेस लाइन डाटा लिया है तो अपने को पता रहेगा कि भाई 50 हार्ट रेट तो इसका नॉर्मली रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये था आपकी कीमोथेरेपी। सबसे पहले बेसलाइन डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अपने को ये पता होना चाहिए कि कीमोथेरेपी काम क्या करती है। तो जो भी कीमोथेरेपिक एजेंट हम पेशेंट के अंदर देते हैं ना, वो क्या करती है, पेशेंट की बॉडी को पूरा स्कैन करती है। ठीक है, स्कैन करती है तो उससे ये देखती है कि पूरे बॉडी के अंदर कैंसर के सेल कौन से हैं। तो कैंसर के सेल करने के लिए ये तो है नहीं कि भाई उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो पता कर लेगी ये कैंसर के सेल है, ये नहीं है, ये हेल्दी सेल है। ठीक है, क्या करती है जो कीमोथेरेपी, वो पूरी बॉडी को स्कैन करके ये आइडेंटिफाई करती है कि रैपिडली डिवाइड कौन से सेल हो रहे हैं बॉडी के अंदर। क्योंकि एक रैपिडली डिवीजन किसकी क्वालिटी है, कैंसर वाले सेल की क्वालिटी है। ठीक है, तो कैंसर वाले सेल की क्वालिटी है कि रैपिडली डिवाइड होती है। तो ये स्कैन करके ये पता लगती है कि कहाँ पे सेल्स रैपिडली डिवाइड होने लग रहे हैं। ठीक है, तो जो जो भी सेल रैपिडली डिवाइड होने लग रहे हैं, कीमोथेरेपी जाके उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देगी। तो उस चक्कर में होता क्या है, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे नॉर्मल सेल्स होते हैं जो रैपिडली डिवाइड होने लग जाते हैं, होते हैं। जैसे अपने हेयर सेल्स, ये रैपिडली डिवाइड होते ही होते हैं। अपने म्यूकस सेल रैपिडली डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये बोन मैरो के अंदर बोन मैरो सेल्स ये भी रैपिडली डिवाइड होते हैं। तो कीमोथेरेपी गलती से अपने नॉर्मली रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को भी किल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट अपने अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीज होती है कि भाई कीमोथेरेपी देने के टाइम पे पेशेंट को कैसी डाइट देनी है। तो देखो, पेशेंट को हमेशा कीमोथेरेपी के टाइम पे मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होएगा और साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देनी है। ठीक है, सेकंड पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देनी है, लेकिन लो पोटाशियम और लो प्यूरिन
प्यूरिन रिच डाइट होती है, आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन के अंदर। तो ठीक है, तो पेशेंट को वो डाइट अवॉइड करनी है जिसके अंदर पोटेशियम और प्यूरिन ज़्यादा अमाउंट में हो, और पेशेंट को हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देनी है। ठीक है, उसके बाद जब भी कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं पेशेंट को कोई भी स्टीरॉयड नहीं देना, कोई भी अपने को एंटीकोगुलेंट्स नहीं देना है। ठीक है, कोई भी स्टीरॉयड, एंटीकोगुलेंट्स और वैक्सीन पेशेंट को नहीं देनी होती है। ठीक है, उसके बाद अपने को टाइमली पेशेंट का वेट, पेशेंट की सैचुरेशन, पेशेंट के वाइटल्स, पेशेंट का सीबीसी चेक करते रहना है अपने को। ठीक है, ताकि हम देख सके कि पेशेंट के वाइटल्स के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब हम इनको एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कीमोथेरेपी के अंदर पहला पॉइंट, ऑलवेज कलेक्ट baseline data like weight, SpO2, vitals, CBC, LFT, RFT, renal function test, and electrolytes before starting कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के स्टार्ट करने से पहले अपने को ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये डाटा कलेक्शन होने के बाद ही अपने को कीमोथेरेपी को स्टार्ट करना है। ठीक है, पता चल गया। अब सेकंड, अब बात करते हैं कीमोथेरेपी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्शन का। ठीक है, एक्शन, कीमो अफेक्ट rapidly dividing cells in our body। अपनी बॉडी के अंदर वे सेल्स जो रैपिडली डिवाइड होने लग रहे हैं उन पे जाके अफेक्ट करती है, एंड किल देम। ठीक है, उनको किल करती है। ठीक है, इस एक्शन की वजह से सो इट ऑल्सो अफेक्ट हेल्दी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स like bone marrow, म्यूकस, बोन मैरो हो गया, म्यूकस हो गया, और हेयर फॉलिकल्स, इनको भी अटैक करना शुरू कर देती है कीमोथेरेपी। ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगला पॉइंट, मॉनिटर सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, मॉनिटर सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, आरएफटी, एलएफटी, आरएफटी, एलएफटी, यूरिक एसिड लेवल, टाइमली ड्यूरिंग कीमो। कीमो के दौरान ये सारी चीजें अपने को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, और इसके अंदर भी कंडीशन है, अगर सीबीसी हमने करा है, अगर पेशेंट के प्लेटलेट लेस देन 50,000 आ गए हैं, तो अगर 50,000 पेशेंट के प्लेटलेट्स आ गए हैं तो अपने को तुरंत ब्लीडिंग प्रिकॉशन स्टार्ट कर देना है। तो अपने को क्या कर देना है, स्टार्ट ब्लीडिंग प्रिकॉशंस।
अगर प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे आ जाते हैं। और अगर इफ दूसरी कंडीशन बात करते हैं, अगर प्लेटलेट लेस देन 20,000 हो जाते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट कितने होते हैं 1.5 से लेकर 3 लाख, ठीक है, लेकिन अगर 50 लाख से नीचे आ जाते हैं, अपने को ब्लीडिंग प्रिकॉशन स्टार्ट करके नोटिफाई कर देना है एचसीपी को कि भाई आप बताइए, अपने को जो डोज हम देने जा रहे हैं उसको रोक के एचसीपी को इन्फॉर्म कर देना कि बताइए कि भाई 50,000 से कम प्लेटलेट्स आए हैं, आप बताइए मैं कीमो दूं या ना दूं, ठीक है। और अगर लेस देन 20,000 आ गए हैं तो पेशेंट को रिस्क हो जाएगा, रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही प्लेटलेट लेस देन 20,000 होते हैं। तो 20,000 होने के बाद तो अपने को कुछ भी देना ही नहीं है कीमो वगैरह, जिसके अंदर पेशेंट को रिस्क रहेगा ब्लीडिंग का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब जैसे ही 20,000 से नीचे प्लेटलेट्स आते हैं, पेशेंट को अपने को मॉनिटर करना है कि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट तो नहीं हो गया। अगर क्रेनियम एरिया की बात करें जाए तो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है। एब्डोमिनल एरिया का बात करा जाए तो पेशेंट का अपने को गर्थ चेक करना है। स्किन की अगर बात किया जाए तो स्किन पे पेटेचे, परप्यूरा, इकाइमोसिस को एग्जामिन करना कि पेशेंट के अंदर ये चीज डेवलप तो होनी नहीं स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ये चीज। और पेशेंट को अगर इफ, ये तो थे प्लेटलेट्स की बात, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी अपने को पता है, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, फाइटर होते हैं। कि पेशेंट की बॉडी के अंदर हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी फाइटर सेल होते हैं। कोई भी पैथोजन आता है तो डब्ल्यूबीसी उसको किल करते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी लेस देन 1,000 हो गए ना तो पेशेंट को तुरंत आइसोलेट कर दो, ठीक है, आइसोलेट कर दो, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क हो गया है, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे आम पेशेंट्स के साथ नहीं रख सकते, यहाँ पे पेशेंट को सेपरेट रूम के अंदर रखना है। पेशेंट को हमने न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस दे देनी है, ठीक है, आइसोलेट द पेशेंट, और उसके बाद पेशेंट को देंगे हम न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कितना होता है भाई, 5 से लेके 10,000 तक, ठीक है। लेकिन अगर 1,000 से नीचे हो गया तो अपने को क्या करना है, आइसोलेट करके पेशेंट को न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस के अंदर अपने को पता है सबसे बेस्ट मेथड क्या है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो सबसे बेस्ट है हैंड वॉशिंग, ठीक है, इजी एंड कन्वीनियंट, ठीक है। और देखो अगली बात, कीमोथेरेपी का एक्शन क्या है, अपने ऊपर लिखा हुआ, कीमो क्या करता है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, और रैपिडली डिवाइडिंग सेल को कीमो अफेक्ट रैपिडली डिवाइडिंग सेल इन आवर बॉडी एंड किल देम, ठीक है। तो कीमो क्या करती है, जो भी अपनी बॉडी के अंदर रैपिडली डिवाइडिंग सेल है उनको आइडेंटिफाई करके उनको किल करती है। तो जब भी कोई सेल डिस्ट्रॉय होता है तो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। सेल का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे यूरिक एसिड, ठीक है। तो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, सेल का डिस्ट्रक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड। तो कीमो क्या करती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को बहुत जल्दी जल्दी किल करने लग जाती है। तो बहुत जल्दी किल करती है तो जिससे पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस के अंदर यूरिक एसिड को कम करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं। आपको पढ़ा होगा आपने, कौन सी ड्रग होती है, आपने पढ़ा होगा गाउट के अंदर पढ़ा होगा एलोप्यूरिनोल और कोलचिन, ठीक है। तो ज्यादातर एलोप्यूरिनोल यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं कीमो कोज रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, जिससे रिजल्ट इन जिससे क्या हो जाता है, कीमो कोज रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ठीक है, जिससे रिजल्ट्स इन इंक्रीज लेवल ऑफ
यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। तो यूरिक एसिड को डिक्रीज करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं? सो एलोप्यूरिनोल इज गिवन, ठीक है, टू डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के अंदर कैसी डाइट देते हैं। तो गिव हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन एंड लेस पोटेशियम एंड लेस प्यूरिन डाइट, ठीक है, लेस प्रोटीन और लेस प्यूरिन लाइक डाइट देते हैं, ठीक है। और देखो जब भी जैसे प्लेटलेट्स के अंदर लेस देन 50,000 और लेस देन 20,000 स्टार्ट हो गया तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन स्टार्ट कर देनी है। और WBC अगर लेस देन 1000 हो गया तो न्यूट्रोपिनी प्रिकॉशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और उसके साथ ही इसके अंदर भी लिख, वहां पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अलग पॉइंट डाल के लिख देते हैं, अवॉइड लाइव वैक्सीन्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स इन अवॉइड लाइव वैक्सीन एंड एंटीकोगुलेंट्स, और प्लस में स्टीरॉइड्स भी, साथ में स्टीरॉइड्स भी लिख लेते हैं। इन कीमो पेशेंट, क्योंकि पेशेंट के अंदर न्यूट्रोपीनिया होगा, पेशेंट के अंदर ल्यूकोपीनिया होगा, तो ठीक है, तो पेशेंट को ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट वगैरह कम होने की वजह से क्या होएगा, यहाँ पे हम हम लाइव वैक्सीन, एंटीकोगुलेंट्स और स्टीरॉयड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज और, ठीक है, कीमो को कभी भी ना प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के अंदर भी नहीं देते हैं, ठीक है। कीमो should not given in pregnant and lactating mothers, ठीक है। प्रेग्नेंट के अंदर भाई कुछ भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकता है, लैक्टेटिंग के अंदर ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे के अंदर पास हो सकते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है, ये चीज। उसके बाद कीमो को ये नहीं कि कीमो को कहीं भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, तो कीमो को प्रिपरेशन करने के लिए ना आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रही है, कीमोथेरेपी को प्रिपेयर करने लग रही है, इमेज में देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कीमोथेरेपी को प्रिपेयर करने के लिए अपने पास एक सेपरेट रूम होना चाहिए। अगर सेपरेट रूम नहीं है तो ये मशीन है, चैम्बर टाइप की मशीन है, इस मशीन के अंदर कीमोथेरेपी प्रिपेयर होती है। प्रिपेयर का मतलब भाई जो एडिशन होता है, NS ऐड करते हैं या कुछ भी ऐड करते हैं, पेशेंट को लगाने से पहले जो प्रिपरेशन का स्टेप्स होते हैं ना, वो सारे स्टेप्स, ठीक है। तो इस स्टेप्स में क्या करते हैं हम, हमेशा सबसे पहले तो सेपरेट रूम होना चाहिए। रूम नहीं है, रूम भी ऐसा नहीं कि वो पूरा क्लोज है, रूम के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कीमोथेरेपी ओपन कर देना तो उसके अंदर से फ्यूम्स निकलते हैं, भाप निकलती है, जैसे पेट्रोल के अंदर से फ्यूम्स निकलती है, गर्म पानी के अंदर से, गर्म दूध के अंदर से फ्यूम्स निकलती है, तो ये फ्यूम्स निकलती है कीमोथेरेपी के अंदर से। तो ये फ्यूम्स एक हेल्थ ऑफिसर के लिए, एक हेल्थ प्रोफेशनल के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इसके लिए ऐसा ना हो तो जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो मास्क, गाउन, ग्लव्स, हेड कैप पूरा स्क्रब करके उसके बाद ही कीमोथेरेपी प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके अंदर, प्रिपेयर कीमो इन सेपरेट एयर वेंटिलेटेड रूम and always
ऑलवेज वियर क्या क्या वियर करना है? पीपीई किट, मास्क, गाउन, ग्लव्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ये चीज इस तरीके से कीमोथेरेपी प्रिपेयर होती है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक अलग तरह का चैम्बर बना हुआ है जिसके अंदर ना वैक्यूम टाइप होता है जो इस फ्यूम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, हेल्दी प्रोफेशनल उसको इनहेल ना कर जाए। ठीक है, तो ये होता है कीमोथेरेपी की प्रिपरेशन। ठीक है, और हाँ, कीमोथेरेपी प्रिपेयर करने के लिए एक अलग से स्टाफ होता है जो ज्यादातर प्रिपेयर करता है। ठीक है, अपनी नॉर्मल स्टाफ। ठीक है, अब बात करते हैं कीमोथेरेपी के बेसिक चीजें। गोल, बात करते हैं कीमोथेरेपी हम देते ही क्यों हैं, हमारा कीमोथेरेपी देने का गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें कीमोथेरेपी क्यों देनी है। तो अपने का एक ही गोल है कि ट्यूमर के साइज को डिक्रीज कर दे। तो हमारा गोल क्या है? टू डिक्रीज साइज ऑफ ट्यूमर। अपने को क्या करना है? ट्यूमर के साइज को डिक्रीज करना है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन रूट। देखो, कीमोथेरेपी को कभी भी ना, देखो वैसे तो देते हैं बहुत सारी कीमोथेरेपी ओरली भी देते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी को बेस्ट रूट और मोस्ट कॉमन रूट माना जाता है आईवी रूट। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ओरल रूट से हम देते हैं ना तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा का ना जो कीमोथेरेपी के एजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर कीमोथेरेपी को हम अवॉइड करते हैं ओरली देने के लिए। सबसे बेस्ट रूट है कि उसको सिस्टमेटिकली दे दो, उसको आईवी रूट से दे दो। ठीक है, तो बात करते हैं मोस्ट कॉमन रूट। तो मोस्ट कॉमन रूट है आईवी रूट। इसके अंदर भी एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि आईवी रूट का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, जब आईवी रूट के थ्रू हम और थेरेपी कीमोथेरेपी देते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, कीमोथेरेपी के एजेंट ना काफी स्ट्रोंग होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी वेन्स को ना इरोड करते हुए चलते हैं। ठीक है, इरोड करते हुए आगे जाते हैं, जिससे क्या होता है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, और आईवी लाइन की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं फ्लेबाइटिस। ठीक है, फ्लेबाइटिस क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी इरिटेट करती है अपनी वेन्स की इंटरनल लेयर्स को। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि मोस्ट कॉमन रूट पूछ ले, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछ ले, और ये पूछ ले कि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के अंदर क्या अपने को चेक करना है देते टाइम कि पेशेंट को फ्लेबाइटिस तो नहीं होगी, और ऐसे नहीं कि कीमोथेरेपी प्रिपेयर कर सीधा ऐसे चढ़ा दी, नहीं। कीमोथेरेपी प्रिपेयर करने से पहले हमेशा पहले अपने को पुल करना है, ये चेक करना है कि अपना कैनुला या अपनी जो भी लाइन है वो पेटेंट है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं वर्बली बता रहा हूँ। ठीक है, कीमोथेरेपी डायरेक्टली हम ऐसे पुश नहीं कर सकते, हमेशा पहले पुल करो, ये चेक करो कि कीमोथेरेपी का जो पोर्ट है या कीमोथेरेपी आईवी कैनुला है वो पेटेंट है या नहीं है। उसके बाद अगर कुछ बैकफ्लो नहीं आया तो एनएस से पहले फ्लश करके देखो कि हाँ भाई अच्छे से पेटेंट है, उसके बाद ही अपने को कीमोथेरेपी देनी है। नहीं तो अगर हमने डायरेक्ट पुश कर दी कीमोथेरेपी बगैर पेटेंट से चेक करे, तो जहां जहां पे कीमोथेरेपी इनफिल्ट्रेट करेगी ना वो एरिया पूरा नेक्रोटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमेशा बैकफ्लो चेक करो, उसके बाद हमने पुश करना है। ठीक है, ये चीज। अब एक चीज और पूछते हैं कि कीमोथेरेपी के टाइम पे ना बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है पेशेंट को, कि मोस्ट कॉमन कौन सी एंटी एमेटिक यूज करते हैं, तो उसका नाम है ओंडेसिट्रोन या एमसेट। ठीक है, या वोमिक्स। मोस्ट कॉमन एंटी एमेटिक वो होती है ओंडेसिट्रोन
या इसको कभी कभी एमसेट भी कह देता है, कभी कभी वोमिक्स भी कह देते हैं। ये चीज। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स। देखो, ये एक ग्रोस ओवरऑल साइड इफेक्ट है, ठीक है। हर स्पेसिफिक कीमोथेरेपिक एजेंट के हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन ये है ओवरऑल जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जर्नल साइड इफेक्ट। सबसे पहली बात करते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। तो अपने को पता है, जब भी कीमोथेरेपी किसके अंदर देखने को किसी के अंदर देते हैं तो क्या देखने को मिलता है, वो पेशेंट जल्दी से जल्दी ना विद इन 2 वीक्स उसका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और वो पूरा बाल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, एलोपेशिया। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाता है 2nd वीक पे, ठीक है। पहले एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करा लेते हैं ऊपर। देखो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने ऊपर पॉइंट्स लगाए ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं गो मोस्ट कॉमन रूट इंपॉर्टेंट, उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन एंटीएमेटिक यूज इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं अदर साइड इफेक्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, एलोपेशिया। अब बात करते हैं मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट, तो ये होता है बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन, ये क्या है, मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट। इससे क्या होता है, मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट को हो जाता है पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मतलब ब्लड के अंदर जितने भी सेल हैं, चाहे वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, सभी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज पैनसाइटोपिनिया। क्यों हुआ है, बोन मैरो डिप्रेशन होने की वजह से, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अदर साइड इफेक्ट, ये क्या होता है, बोन जब हम कीमोथेरेपी देते हैं ना तो अपनी वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, पेशेंट के अंदर नोजिया, वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। ये क्यों हुई है, ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। और साथ में क्या हो जाता है, जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो कीमोथेरेपी का एक्शन क्या था, ये पूरी बॉडी के अंदर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, अपने ओरल कैविटी के अंदर टेस्ट बड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो टेस्ट बड डिस्ट्रॉय होने की वजह से पेशेंट जो भी खाना खाता है उसको टेस्ट ही नहीं आता। तो टेस्ट नहीं आता तो पेशेंट को भूख लगना कम हो जाती है, ठीक है। तो भूख लगना कम हो जाना मतलब एनोरेक्सिया। ये एनोरेक्सिया क्यों हुआ है, क्योंकि टेस्ट बड डिस्ट्रॉय हो गए। नोजिया वोमिटिंग क्यों हुआ है, क्योंकि वेगस नर्व का ओवर स्टिमुलेशन हो गया। वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेशन हुई है कीमोथेरेपी की वजह से। उसके बाद जर्नल से साइड इफेक्ट है फटीक। और वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेशन की वजह से कभी कभार डायरिया भी देखने को मिल जाता है। ये है डायरिया, ठीक है, ये चीज। उसके बाद म्यूकस, जो रैपिडली डिवाइडिंग म्यूकस सेल है वहां पे भी अटैक कर दे कीमोथेरेपी, जिससे क्या हो जाता है, वे म्यूकस सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो अगर ओवरऑल बात करा जाए तो हो जाएगा म्यूकोसाइटिस, और अगर केवल और केवल गम्स की बात करें तो हो जाएगा गिंगिवाइटिस, ठीक है। गिंगिवाइटिस का मतलब गम्स का इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये थे साइड इफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं जो कीमोथेरेपी की डोज है वो किस तरह से दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं पेशेंट की एज या पेशेंट का वेट या कुछ भी चीजें मैटर करती, यहाँ पे मैटर करता है केवल एक चीज, पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया। डोज डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट।
और बॉडी सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है, पेशेंट की हाइट चेक करो कितनी है, ठीक है, उस हाइट को सेंटीमीटर में लिख दो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो वेट से और वेट को केजी में लिख दो, उसको डिवाइड करो 3600 से और उसका सारे का अंडर द रूट कर दो, तो निकल जाएगा पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। ये थी आपका डोज डोज सिलेक्शन। अब बात करते हैं हम कीमोथेरेपी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले एक बार ऊपर देखिए, मैंने बताया था सेल साइकिल, ठीक है, सेल कैसे डिवाइड होता है, दो ग्रोथ फेज थे, एक माइटोटिक डिवीजन था, एक डीएनए सिंथेसिस था, बस, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में देखो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले तो एक ग्रोथ फेज था, एक ग्रोथ फेज इधर था, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रहा था, ये था साइकिल जो हमने अभी थोड़ा सा इंट्रो कराया था जिसका, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो। अब देखो, अब आगे क्लासिफिकेशन के अंदर दो टाइप की कीमोथेरेप्टिक एजेंट अपने पास अवेलेबल होती है, केवल नाम सुनिए आप, देखिए। सबसे पहली होती है सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, और सेकंड होएगी हमारी सेल साइक्लिक स्पेसिफिक ड्रग्स। ठीक है, दो टाइप की कीमोथेरेपी है, एक सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा है, सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। देखो, सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक वे टाइप की ड्रग होती हैं, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नॉन स्पेसिफिक वाली, वे टाइप की ड्रग है जिनका अपने को ये नहीं पता कि इस सेल डिवीजन की किस फेज पे जाके अटैक करेंगी। वे अटैक करना चाहें तो ग्रोथ फेज 1 पे भी कर सकती हैं, वे अटैक करना चाहें तो ग्रोथ फेज 2 पे भी अटैक कर सकती है, वे अटैक करना चाहे तो एम फेज पे भी अटैक कर सकती हैं, वे अटैक करना चाहे तो एस फेज पे भी। यानी कुल मिला के ऐसी ड्रग जिसका डिसाइडेड नहीं है, जिसका अपने को पता नहीं है ये कौन से सेल के फेज पे जाके अटैक करेंगे। फेज कौन से होते हैं, ये चार जो मैंने लिख दिया, ग्रोथ फेज, माइटोटिक डिवीजन फेज और डीएनए सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इस फेज पे हमें ये नहीं पता कि भाई कौन से फेज पे जाके अटैक करेंगे, बस। अब बात करते हैं सेकंड, सेल साइक्लिक स्पेसिफिक ड्रग्स। ये वे टाइप की ड्रग है जिसका अपने को पता है कि ये इस वाले फेज पे जाके अटैक करेंगे, ये एम फेज पे ही करेंगे और ये एस फेज पे ही करेंगे। तो अगर किसी सेल के डिवीजन के फेज को रोक दिया जाए तो क्या सेल नए फॉर्म होंगे? नहीं। अगर सेल, सपोज करो सेल डिवीजन का एक साइकिल होता है, हमने क्या करना है, ये कीमोथेरेपी क्या करते हैं, उस साइकिल में जाके किसी एक स्पेसिफिक फेज पे जाके अटैक करके अगले स्टेप को होने से रोक देंगे, जिससे क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी, सेल की ग्रोथ नहीं हुई तो ट्यूमर का साइज कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये है आपकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है। अब बात करते हैं पहला, इसके अंदर ये चीज लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताया, यानी कैन अफेक्ट एनी साइकिल ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल साइक्लिक स्पेसिफिक क्या थी, ये क्या है, ये अफेक्ट करती है, अफेक्ट सेल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक साइल, सेल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक साइकिल।
ये चीज, ठीक है, पता चलेगा इनका पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स कितनी टाइप की होती है। देखिए ये होती है नॉन स्पेसिफिक 3 टाइप की ड्रग्स। सबसे पहली होती है अल्कलाइटिक ड्रग, सेकंड होती है एंटीबायोटिक टाइप की ड्रग, तीसरी होती है हार्मोनल टाइप की ड्रग। अब देखिए ये क्या है, मैंने क्या लिखा है, सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक ड्रग, वे ड्रग्स जो ठीक है, ये वे वाली ड्रग्स है जो किसी भी सेल डिवीजन के साइकिल के जा पे अटैक कर सकती है। ये 3 टाइप की है। सबसे पहले अल्कलाइटिक। देखो अल्कलाइटिक के बारे में ये एक थ्योरी है, देखो एक ऐसा थ्योरी है, मतलब दिस इज नॉट ए प्रूवन थिंग, कि भाई जो कैंसर की ट्यूमर के पूरे बॉडी के अंदर ना, कैंसर इसलिए डेवलप होता है कि एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसा कोशिश किया गया कि कुछ ऐसी चीजें बनाया जाए जो अपनी बॉडी के अंदर अल्कलाइन नेचर को बढ़ाए, या कुछ ऐसी ड्रग्स बन गई जिनका पीएच अल्कलाइन था, तो उनको हमने एल्कलाइटिक कैटेगरी के अंदर डाल दिया। और उनका मैकेनिज्म क्या था, ये सेल डिवीजन के किसी भी फेज पे जाके अटैक कर सकती थी। ठीक है, ये है एल्कलाइटिक एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के ऊपर कंसेप्ट ये है कि कुछ ऐसी ड्रग्स बनाओ कि जो एंटीबायोटिक नेचर में हो, या कुछ ऐसी ड्रग्स बन गई जिसका नेचर क्या था, एंटीबायोटिक था। बस ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये थ्योरी है, दिस इज नॉट ए प्रूवन थिंग। ठीक है, तो एंटीबायोटिक एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग वे ड्रग्स है जो किसी भी फेज पे जाके अटैक करती है कैंसर सेल को और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सेकेंडरी इनका एक्शन होता है, ये एंटीबायोटिक नेचर में होती है। तीसरा हार्मोनल। तो देखो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो अपनी ग्रोथ, जिनका ग्रोथ कंट्रोल होती है स्पेसिफिक हार्मोन से, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में जब भी किसी ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर डेवलप हो रही है, तो ब्रेस्ट के सेल्स कैसे सेल होते हैं, एक एंडोक्राइनल सेल्स होते हैं, ये हार्मोन सेंसिटिव होते हैं। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर है जो एस्ट्रोजन के स्टिमुलेशन मिलते ही अपनी ग्रोथ बढ़ा देता है, तो क्यों ना एस्ट्रोजन को काटने के लिए, एस्ट्रोजन के की काट करने के लिए हम एक ऐसी ड्रग बनाए जो प्रोजेस्टेरोन इन नेचर हो, और वो क्या करेगा, जब भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमने आइडेंटिफाई करना है कि कोई ट्यूमर क्या सबसे पहले हार्मोन सेंसिटिव है या नहीं है, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर पता करना है कि ये किस हार्मोन्स के लिए सेंसिटिव है, वो कौन सा हार्मोन है जिससे इस ट्यूमर की ग्रोथ बढ़ रही है। तो जिस हार्मोन से ग्रोथ बढ़ रही होगी, हम उसके अपोजिट वाला हार्मोन उस पेशेंट के अंदर डाल देंगे, उससे ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ओके। अब बात करते हैं हम सेल साइक्लिक स्पेसिफिक ड्रग्स की। तो देखो सेल साइक्लिक स्पेसिफिक ड्रग्स वे ड्रग होते हैं जो सेल डिवीजन के एक स्पेसिफिक पार्ट पे ही जाके, स्पेसिफिक फेज पे ही जाके एक्ट करती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहली होंगी एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, सेकंड होगी एम फेज इनहिबिटर। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज इनहिबिटर। ठीक है, सबसे पहले एम फेज इनहिबिटर है, उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स है। जो एंटी मेटाबोलाइट्स होती है ना, ये जाके एस फेज पे एक्ट करेंगी और एस फेज को कंप्लीट होने से रोक देंगे। उससे क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो माइटोटिक डिवीजन नहीं होगी। ठीक है, उससे सेल का नंबर बढ़ना रुक जाएगा। फिर वही सेकेंड है एम फेज इनहिबिटर। ये एम फेज इनहिबिटर क्या करते हैं, एम फेज पे जाके एक्ट करके एम फेज को कंप्लीट होने से रोक देंगे। ठीक है, ये थी 2 टाइप की क्लासिफिकेशन। अब इनको सेपरेटली पढ़ेंगे हम।
सबसे पहले बात करते हैं सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक के अंदर एल्कलाइटिक्स ड्रग्स के। एल्कलाइटिक ड्रग्स, ठीक है, ये क्या करती हैं, इट अटैक डीएनए ऑफ ठीक है। एल्कलाइटिक ड्रग्स क्या करती हैं, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स मतलब ट्यूमर सेल्स, ये ट्यूमर सेल्स के डीएनए पे जाके अटैक करते हैं। तो अगर किसी सेल का डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या वो सेल नई ग्रोथ बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, जिससे क्या हो जाता है, ट्यूमर का साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है एल्कलाइटिक ड्रग्स। एल्कलाइटिक ड्रग्स के अंदर हम दो टाइप के ड्रग्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहले है साइक्लोफोस्फामाइड, ठीक है, नाम आपने सुना होगा साइक्लोफोस्फामाइड, नहीं सुना होगा तो इस ड्रग का नाम तो हर किसी ने जरूर सुना होगा, सिस्प्लाटिन। हमने देखो इन ड्रग्स का केवल एक ही चीज याद रखना है, इनके साइड इफेक्ट, ठीक है। तो जो साइक्लोफोस्फामाइड होता है ना, इसका साइड इफेक्ट होता है हेमरेजिक सिस्टाइटिस, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर। और हेमरेजिक, हेमरेजिक मतलब हेमरेज होने लग रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो रहा है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर किसी के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हेमरेज होने लग रहा है तो क्या उसका यूरिन ब्लड वाला नहीं आएगा? हाँ जी। तो इसका साइड इफेक्ट सेकेंड होता है हेमेचूरिया। साइक्लोफोस्फामाइड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हेमरेज कर देती है, जिससे यूरिन के अंदर ब्लड आता है, उसको बोलते हैं हेमेचूरिया, ठीक है। तो इसका अगर ये पूछ ले कि एक पेशेंट को साइक्लोफोस्फामाइड देने लग रहे हैं जिससे उसको हेमेचूरिया हो रहा है, तो एज ए नर्सिंग लेवल आपकी क्या मैनेजमेंट होएगा, एज ए नर्स हम अपने लेवल पे क्या मैनेज कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, इस पेशेंट का इनटेक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज मोर फ्लूइड, ठीक है। इसका अगर हम अपने बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यहां पे हम फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, फ्लूइड इनटेक्स को इंक्रीज कर देते हैं, ये चीज। अब बात करते हैं सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन का साइड इफेक्ट। देखो सिस्प्लाटिन एक काफी ज्यादा ना स्ट्रोंग ड्रग होती है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं, जिसके अंदर जैसे सबसे पहले तो ये करती है ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी मतलब अपने हियरिंग की। उसके बाद ये करती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी। साथ में ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को कम करती है, हाइपो क्या क्या कम करती है, एक तो कैल्शियम का लेवल, एक पोटेशियम का लेवल और एक मैग्नीशियम का लेवल। ये होता है साइड इफेक्ट सिस्प्लाटिन का, ठीक है। ये थी आपकी सिस्प्लाटिन। अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है एंटीबायोटिक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, जो एंटीबायोटिक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग होती है ना, ये क्या करती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के डीएनए प्लस आरएनए दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। ये क्या करती है, इट अटैक्स डीएनए एंड आरएनए ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। ये चीज, इसके अंदर हम दो तरफ की एंटीबायोटिक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स पढ़ेंगे।
सबसे पहली है ब्लियोमाइसिन, क्या नाम है, ब्लियोमाइसिन। और सेकंड है डॉक्सोरोबिसिन। देखो इसके नाम के पीछे सिन है, CIN, ब्लियोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक टाइप की एंटीबायोटिक एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग है, ठीक है। तो जो ब्लियोमाइसिन होती है ना, इसके अंदर साइड इफेक्ट होते हैं पल्मो के रिलेटेड, पल्मो से रिलेटेड, ठीक है, पल्मो से रिलेटेड। ठीक है कुल मिला के कहते हैं ये कोज करती है पल्मो टॉक्सिसिटी, ठीक है। कौन सी, ब्लियोमाइसिन। उसके बाद जो सेकंड जो ड्रग है उसका नाम है डॉक्सोरूबिसिन। डॉक्सोरूबिसिन क्या करती है, एक कार्डियो टॉक्सिक ड्रग है, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है यानी हार्ट के लिए टॉक्सिक है। ये किस पेशेंट के अंदर अवॉइड करनी चाहिए, जिसके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये क्या कोज करती है, एरिदमिया, इट कोज एरिदमिया। एरिदमिया होता है तो ईसीजी के अंदर चेंजेस भी आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये है डॉक्सोरूबिसिन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप की सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक ड्रग है हार्मोनल। तो देखिए हार्मोनल के अंदर ये क्या करते हैं, मैंने मैकेनिज्म बता दिया। हार्मोन सेंसिटिव सेल्स है ना, उन पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ठीक है, ब्लॉक हार्मोन इन हार्मोन सेंसिटिव हार्मोन एंड इन हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर एंड डिक्रीज द ग्रोथ, ठीक है। ये है हार्मोनल एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स। इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, दो ड्रग्स। सबसे पहला है टेमोक्सिफेम, सेकंड है टेम्सुलोसिन। टेम्सुलोसिन, टेमोक्सिफेम आप बताइए कहाँ पे यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। टेम्सुलोसिन को यूज करते हैं प्रोस्टेट कैंसर में, ठीक है। एक और ड्रग होती है इथिनाइल एस्ट्रोइडल, उसको भी भाई सर्वाइकल कैंसर में यूज कर देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं, बस ठीक है, इतना ही है। ओके, अब ये तो थी सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक ड्रग। अब बात करते हैं सेल साइक्लिक स्पेसिफिक ड्रग्स। नॉन स्पेसिफिक होगी, अब बात करते हैं स्पेसिफिक ड्रग्स। सेल साइक्लिक स्पेसिफिक ड्रग्स के अंदर सबसे पहली ड्रग की क्लासिफिकेशन है एंटी मेटाबोलाइट्स। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा ड्रग्स, ठीक है। ये क्या करती है, एस फेज पे जाके अटैक करती है, इट अटैक एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, ये सेल्स एंड स्टॉप synthesis of cell protein, synthesis of cell protein।
ये थी एंटीमेटाबोलाइट्स। इसके अंदर हमने 2 ड्रग्स पढ़ दी हैं। सबसे पहला आपने जरूर नाम सुना होगा, जिसका नाम है मीथोट्रिक्सेट। गायनी में इसका नाम जरूर सुना होगा। इसको यूज किया जाता है वही एमटीपी पे में भी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी, एच मोल के अंदर भी, ठीक है। तो लिख लेते हैं ये चीज भी यहाँ पे, ऑल्सो यूज्ड इन एमटीपी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एमटीपी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एच मोल, हाइडेटिफोम मोल, इसके अंदर यूज करते हैं। किसको? मीथोट्रिक्सेट को, ठीक है। ये है मीथोट्रिक्सेट। तो मीथोट्रिक्सेट का साइड इफेक्ट होता है, ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देती है। तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ल्यूकोविरिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोविरिन का इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट के अंदर, क्यों? क्योंकि ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि ल्यूकोविरिन इंजेक्शन मिलके बना होता है फोलोनिक एसिड से, ठीक है। ये क्या होता है, इट कोज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कोज करता है, ठीक है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के होने से कौन सा एनीमिया होता है? कौन सा एनीमिया होता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। मीथोट्रिक्सेट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से बचाने के लिए हम ल्यूकोविरिन इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि ल्यूकोविरिन इंजेक्शन मिलके बना होता है फोलिनिक एसिड से। फोलिनिक एसिड एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है फोलिक एसिड का, ठीक है। टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस, we give leucovirin इंजेक्शन टू पेशेंट। और पेशेंट को ल्यूकोविरिन इंजेक्शन देना मिथोट्रिक्सेट के साथ, इसको बोला जाता है ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू, ठीक है। दिस इज नोन एज ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू। देखो मैंने क्या बताया, मिथोट्रिक्सेट एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है जो यूज की जाती है एमटीपी में भी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी और एच मोल के अंदर भी। ये क्या करती है, ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी कोज कर देती है, ठीक है। तो फोलिक एसिड की जब डेफिशिएंसी होती है तो एक एनीमिया क्रिएट होता है अपनी बॉडी के अंदर, जिसका नाम होता है मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए हम ल्यूकोविरिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ये ल्यूकोविरिन इंजेक्शन मिलके बना होता है फोलिनिक एसिड से, ठीक है। कौन सा एसिड में, कौन सा क्या नाम बताया मैंने? फोलिनिक एसिड। ये फोलिनिक एसिड क्या होता है, एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है फोलिक एसिड का, ठीक है। फोलिक एसिड का एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, और ल्यूकोविरिन इंजेक्शन देना, इसको बोला जाता है ल्यूकोविरिन रेस्क्यू करना। बस इतनी सी बात है। इसके बाद इसके और साइड इफेक्ट की अगर बात करें मिथोट्रिक्सेट की, तो ये एलोपेशिया क्रिएट करती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, लेकिन मेन इसका साइड इफेक्ट एक ही है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी क्रिएट करती है। क्या बताया मैंने? एलोपेशिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। एलोपेशिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी एंड स्टोमेटाइटिस। बस ये भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं।
ये थी आपकी मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट के बाद अगली ड्रग का नाम है 5-फ्लूकोयूरेसिल। 5-फ्लूकोयूरेसिल ये सेकंड एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। जो 5-फ्लूकोयूरेसिल ड्रग है इसका साइड इफेक्ट होता है सेरिब्रल डिसफंक्शन। और दूसरा इसका साइड इफेक्ट होता है हैंड फुट सिंड्रोम। हैंड फुट सिंड्रोम, ठीक है। हैंड फुट सिंड्रोम क्या होता है? हाथों और पैरों के ऊपर रेड कलर के रैश बन जाते हैं। सेरेब्रल डिसफंक्शन क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे एलोपेसिया, फोटोटॉक्सिसिटी, स्टोमेटाइटिस वो भी 5-फ्लूकोयूरेसिल के अंदर देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग्स जो है एम फेज इनहिबिटर या माइटोटिक फेज इनहिबिटर। माइटोटिक फेज इनहिबिटर, ये नाम से पता लग रहा है इट अटैक्स ऑन किस पे, कौन से फेज पे? एम फेज पे। एम फेज एंड प्रिवेंट माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल। सेल की माइटोटिक डिवीजन से, सेल को माइटोटिक डिवीजन से रोक देते हैं। कौन सी ड्रग्स? एम फेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो एम फेज इनहिबिटर के अंदर हम दो ड्रग्स को पढ़ेंगे। सबसे पहली है विनक्रिस्टिन और सेकंड है विनब्लास्टिन। जो विनक्रिस्टिन है ये एक न्यूरोटॉक्सिक ड्रग है। क्या है? एक न्यूरोटॉक्सिक ड्रग है। इसके ड्रग की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होती है? एक सबसे पहले तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है? आपने न्यूरो के अंदर पढ़ लिया होगा, ठीक है। पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स है ना, वहां पे जाके ये अटैक करती है, जिससे क्या होता है? पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आते हैं कैसे? नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, और साथ में कभी कभार आ जाता है पैरालाइटिक इलियस, ठीक है। इलियम के अंदर पैरालाइटिक पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट रुक जाते हैं, वहां पे पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है। ये है आपका विनक्रिस्टिन का साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड और लास्ट, विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन का साइड इफेक्ट होता है, ये करती है सबसे पहले तो हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन करती है और ये करती है कॉन्स्टिपेशन। हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन और छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे डिस्निया कर दिया इसने, हेडेक कर दिया इसने। हेडेक भी क्यों हुआ? हाइपरटेंशन की वजह से हुआ वैसे तो, ठीक है। डिस्निया हो गया, हेडेक हो गया और एक पेनसाइटोपिनिया, बस। अब इसके अंदर केवल हाईलाइट कर लेते हैं हम ये चीज। जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो हाईलाइट कर लीजिए।
ये सारी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट करी है ये है इम्पोर्टेंट, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये थी आपकी कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी की ड्रग्स, ठीक है। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है। देखिए हमने क्या किया है, दो टाइप की ड्रग्स पढ़ी हैं। एक है सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक। चलो इसको भी छोड़ दीजिए, सीधी बात है, नॉन स्पेसिफिक के अंदर भी हमने 3 टाइप की ड्रग पढ़ी, एक एल्कलाइटिक, एक एंटीबायोटिक, एक हार्मोनल, ठीक है। जो एल्कलाइटिक ड्रग्स होती है, एल्कलाइटिक ड्रग्स के अंदर हमने पढ़ी है 2 टाइप की ड्रग्स, ठीक है। साइक्लोफोस्फामाइड, जिसका साइड इफेक्ट क्या है, हेमरेजिक यूस्टाइटिस। सिस्प्लाटिन का क्या है, ओटोटॉक्सिसिटी, नेप्रोटॉक्सिसिटी, हाइपो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। उसके बाद हमने पढ़ी एंटीबायोटिक, जिसके अंदर ब्लियोमाइसिन पढ़ी, ब्लियोमाइसिन मतलब पल्मोटॉक्सिक। फिर पढ़ी हमने डॉक्सोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन का मतलब कार्डियोटॉक्सिक। उसके बाद फिर हमने अगली ड्रग्स पढ़ी है हार्मोनल। तो सबसे पहले है टेमोक्सिफेम, जिसका काम होता है ब्रेस्ट कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करना। फिर टेम्सोलोसिन, जो यूज की जाती है प्रोस्टेट कैंसर में। उसके बाद हमने एंटीमेटाबोलाइट्स पढ़ाई, जिसका नाम था पहला मिथोट्रिक्सेट। ये यूज की जाती है एमटीपी में, ब्रेस्ट कैंसर, एमटीपी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और हाइडेटिफोम मोल में, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी क्रिएट करती है। तो इस डेफिशिएंसी ना हो इसके लिए हम ल्यूकोवेरिन इंजेक्शन देते हैं और उसको बोलते हैं ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी 5-फ्लूकोयूरेसिल, जिसका साइड इफेक्ट क्या है, ये हैंड फुट सिंड्रोम और सेरिब्रल डिसफंक्शन क्रिएट करता है। फिर हमने पढ़ी विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, विनब्लास्टिन हाइपरटेंशन और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है। बस ये थी आपकी कीमोथेरेपी, ठीक है। अब इसको वैसे तो याद रखना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको याद करने का ना एक छोटा सा शॉर्टकट है। देखिए हम एक इमेज बनाते हैं एक पर्सन की, जिसका नाम है रूबी, ठीक है। तो ये रूबी की हमने एक इमेज बनानी है। ये हमने बना दिया रूबी का फेस, ये क्या बना दी, रूबी की आंखें, ठीक है। हाँ और एक एक चीज और रहेगी, मेरे को याद आया, सिस्प्लाटिन किधर है, या सिस्प्लाटिन क्या होती है, एक सीवियर वोमिटिंग करती है। सीवियर वोमिटिंग, सिस्प्लाटिन, वैसे तो बहुत सारी ड्रग्स वोमिटिंग करती है, लेकिन सिस्प्लाटिन होती है सबसे सीवियर फॉर्म में वोमिटिंग करती है, ठीक है। ये चीज, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं केवल एक इमेज की, जिसका नाम है रूबी, ठीक है। तो हमने क्या बनाया है, रूबी का हमने क्या बनाया, सबसे पहले फेस बनाया, उसके बाद हमने क्या करा, रूबी की आईज बनाई, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने ये बना दिया रूबी का मुंह, ठीक है। उसके बाद हमने रूबी की बना दी है कान। उसके बाद दिस इज द बॉडी, ओके। ये क्या है, और हाथ। उसके बाद ये क्या बन गया, पैर, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये क्या बन गए, रूबी के लंग्स। अब यहां पे लंग्स के बीच में हमने बना दी रूबी का दिल, ठीक है। दिल के बाद हमने यहां क्या बना दिया, रूबी का डिजाइन, ठीक है, ये चीज। उसके बाद यहां हमने क्या बना दिया, ये वो चीज तो नहीं है, ये हमने बना दिया है रूबी का ब्लैडर, ठीक है, ये चीज। अब देखिए सिस्प्लाटिन, सी का मतलब सिस्प्लाटिन,
सिस्प्लाटिन क्या कोज करती थी? सबसे पहले ईयर के अंदर ओटोटॉक्सिसिटी, उसके बाद ये क्या करती, माउथ के अंदर वोमिटिंग, उसके बाद फिर ये क्या कोज करती थी, किडनी के अंदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो भाई ये भी सिस्प्लाटिन है, ये भी सिस्प्लाटिन है, ये भी सिस्प्लाटिन है, ये भी सिस्प्लाटिन है, ये भी सिस्प्लाटिन है। ईयर के अंदर टॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी कर दी, माउथ के अंदर वोमिटिंग कर दी, किडनी के अंदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर दी। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बी से एक ड्रग का नाम पढ़ा था, ठीक है, बी से हमने एक ड्रग का नाम पढ़ा था जिसका नाम था ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन क्या कर रही है, पल्मोटॉक्सिसिटी। तो बी फॉर ब्रेस्ट होगी, बी फॉर ब्लियोमाइसिन होगी, ब्रेस्ट, लंग्स, ब्लियोमाइसिन। ठीक है, तो ये क्या करती है, पल्मोटॉक्सिसिटी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ी थी डी। डी से हमने एक ड्रग पढ़ी थी डॉक्सोरूबिसिन। डी से हो गया आपका दिल, या रूबी, रूबी भी हो गई क्या, एक गर्ल, और गर्ल क्या तोड़ती है, दिल, और दिल यानी डॉक्सोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन यानी कार्डियोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक यानी एरिथमिया, एरिथमिया यानी ईसीजी चेंजेस। ठीक है, ये चीज। उसके बाद फिर हमने पढ़ा ये क्या है, गोल, ये क्या है, ब्लैडर। ब्लैडर क्या है, ब्लैडर कैसा होता है, राउंड होता है, ब्लैडर, ब्लैडर गोल होता है, और गोल साइकिल का पहिया भी होता है। तो गोल साइकिल का पहिया भी होता है, साइक्लोफोस्फामाइड। गोल ब्लैडर होता है, गोल साइकिल का पहिया भी होता है। तो साइकिल का पहिया यानी गोल, गोल मतलब साइकिल, साइकिल यानी साइक्लोफोस्फामाइड, और साइक्लोफोस्फामाइड का क्या साइड इफेक्ट था, ये करती थी हेमरेजिक सिस्टाइटिस। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइक्लोफोस्फामाइड भी क्लियर होगी, डॉक्सोरूबिसिन होगी, ब्लियोमाइसिन होगी, सिस्प्लाटिन होगी। उसके बाद एक और विनक्रिस्टिन, वी से विनक्रिस्टिन, और ये क्या है, वी 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 वी। विनक्रिस्टिन का साइड इफेक्ट क्या था, हैंड फुट सिंड्रोम, हाथ और पैरों पे रेड कलर के रैशेज पड़ जाते हैं, किसके अंदर, विनक्रिस्टिन के अंदर। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सॉरी वेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है किसके अंदर, हैंड फुट सिंड्रोम गलत बोला मैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसके अंदर होती है, विनक्रिस्टिन के अंदर। ठीक है, तो विनक्रिस्टिन कहाँ पे है, पेरिफ्रीज पे, तो ये है विनक्रिस्टिन का साइड इफेक्ट। ओके, तो ये था आपका कीमोथेरेपी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।